हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मे आई होप यू ऑल आर बेटर। वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड with 98 percentile, Code 55 labor welfare. Currently I am working as assistant professor in BBIB department. So friends, आज हम जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ में डेली जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज भी हम जो है क्वेश्चन के साथ में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड मैं आपको जो है डेली क्विज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप चैनल के नीचे कम्युनिटी ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को डेली सॉल्व किया करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द फंक्शन। According to NEP 2020, which of the following will not be the function of National Education Technology Forum NETF? ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन नंबर 1, टू एनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2, टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी centers in central government institutions. Option number 4, to articulate new direction for research and innovation in एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है एनईपी 2020 के साथ में जो है अफिलिएटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस फोरम, ये डिजिटल जो हमारी टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल दीक्षा, दीक्षा जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, दीक्षा जो हमारी स्कीम है, प्लेटफॉर्म है, उसको भी ऑपरेट करने का वर्क करता है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा फंक्शन है जो इसमें नहीं आता, विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो टू इन्विजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन एजुकेशन, यस, ये टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट करता है। टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, ये जो है बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में। टू प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एजुकेशनल, ये ग्रांट्स प्रोवाइड नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। तो क्योंकि ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए हमारी अलग से बॉडी बनी हुई है, ओके, ग्रेड प्रोवाइड करती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल एबी एनबीए, जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को ग्रेड प्रोवाइड करता है। टू आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च, रिसर्च एंड इनोवेशन को भी आर्टिकुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर होगा, जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का फंक्शन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हम ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एनईटीई। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज करता है आइडियाज को ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये ओनली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो क्या इनहेंस करता है एजुकेशन के सेक्टर में, ये वर्क करता है, ये हमारी लर्निंग को इनहेंस करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लर्न कर पाए, कुछ मॉडर्न तरीके से लर्न कर पाए, कुछ इनोवेट कर पाए। एंड असेसमेंट करता है, प्लानिंग करता है एजुकेशन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसका जो एम होता है फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन में ये जो है एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, उसको मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है, राइट। और इसके जो पिलर्स हैं, वो पिलर है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड अकाउंटेबल, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में
पिलर्स दिए गए थे, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड अकाउंटेबल, राइट। रोल क्या है इस फोरम का? ये जो है जितने भी इश्यूज हैं एजुकेशन रिलेटेड उसको अलाइन करता है और एनईपी को मैंडेट करता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंडेट करता है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये थिंक टैंक बॉडी की तरह वर्क करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। अगर हमें इम्प्रूव करना है एजुकेशन के सेक्टर में तो उसको इम्प्लीमेंट करता है एनईटीई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैसिलिटेटर इन द एक्चुअल प्लानिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। जो प्लानिंग हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये जो वर्क होता है एनईटीई का होता है। ऑनर ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मॉड्यूल्स, एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड अलाइनमेंट है उसको मेंटेन और ऑपरेट करता है। ऑनर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव, दीक्षा जो हमारी स्कीम है उसमें भी जो है ऑपरेट करता है और उसको मेंटेन करता है इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो मे आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2, which social media platform introduce one of the main features known as super follows? Option number 1 Facebook, option number 2 Instagram, Twitter and WhatsApp। आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक ऐसा फीचर सुपर फॉलोअर्स। तो सबसे ज्यादा सुपर फॉलोअर्स किसमें होते हैं? ट्विटर में होते हैं। इसने एक फीचर्स को डेवलप किया था सुपर फॉलोअर्स। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इमोशनल एनर्जी इज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन फ्रॉम एन अनडिजायरेबल गोल टू अ सोशली डिजायरेबल वन। स्टेटमेंट नंबर 2, catharsis is a desirable method in which channels are provided for the release of a emotional energy। स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इमोशनल एनर्जी, हमारे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स जो होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जब हम इमोशनल होते हैं तब हमें जो है कुछ चीजें कुछ अलग नजर आती है। जब हम इमोशनल होते हैं तब लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट जब हम कांस्टेंट नहीं होते हैं, चेंज होते हैं, माइंड जो है वो कॉन्शियस होता है, तब हमें लगता है कि हम प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजों को सोचते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे इमोशंस की बात हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ इमोशनल एनर्जी इज चेंज। इमोशनल एनर्जी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्शन। जब हम इमोशनल होते हैं हमें कोई रीडायरेक्शन मिल जाता है तब हमारे जो अनडिजायरेबल गोल है वो डिजायरेबल में चेंज हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इमोशनली अगर हम सोचे कि मैं जो है यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट सडनली मुझे किसी ने गाइड किया कि नहीं आप इस तरीके से स्टडी करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो, तो आप यूजीसी नेट ही नहीं जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो। तब हमने क्या किया, इमोशनल जो फीलिंग्स थी उसको रीडायरेक्ट कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके अनडिजायरेबल गोल को डिजायरेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट होगा, राइट। Catharsis is a desirable method in which channels are provided for the release of the emotional energy। और स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है वो राइट है। फ्रेंड्स, कार्थेसिस जो होती है वो एक ऐसी डिजायरेबल मेथड होती है जो आपकी इमोशनल एनर्जी को रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम चाइल्डहुड में जब हम एग्री होते हैं या गुस्सा होते हैं तो बाहर जाके बैठ जाते हैं, इससे हमारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। नेगेटिव एनर्जी रिलीज होने के बाद में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है वो राइट होगा। कार्थेसिस ये वर्ड जो आप देख रहे हैं ये इमोशन से रिलेटेड है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1।
Both the statement 1 and 2 are correct. Question number 4. National Skill Qualification Framework is a competency-based framework that organizes all qualifications according to a series of level of option number A, knowledge, B, understanding, C, skill, D, attitude, E, aptitude. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में कौन से कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है जो क्वालिफिकेशंस की सीरीज के लेवल्स को डिफाइन करते हैं। इसमें जो आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पिटेंसी, फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट बता देती हूँ, KSA। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी एक कॉम्पिटेंसी मॉडल है, इसकी शॉर्टकट आप रिमेंबर रखना KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, इसकी शॉर्टकट है KSA। K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल, A फॉर एप्टीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following gave us the names of the 12 division of the solar zodiac and whose calculation of the Earth's circumference was not of the marks? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन दिए हैं ईश्वर कृष्णा, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता। आंसर भी आपके सामने आ गया है, इसका आर्यभट्टा जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है who among the following gave us the names of the 12 division of the solar zodiac and whose calculation of the earth circumference was not of the mark? Answer is Aryabhatta. So question number 5 ka second is the right answer. Question number 6. By creating a bunch of expectation, mass media induce which among the following audience? Option number 1, professionalism. 2, preference for corrupt practices. Option number 3, political positivity. Option number 4, self-fulfilling prophecy. तो ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, कौन सा बंच आपके एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर को शो करता है? एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर। तो पॉलिटिकल पॉजिटिविटी नहीं होगा, प्रोफेशनलिज्म इज ऑल्सो नॉट अ एक्सपेक्टेशन, प्रेफरेंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस ये हमारा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, बचता है हमारे पास फोर्थ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मीन्स होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम परफॉर्म करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सोचे कि मुझे कार ड्राइव करना नहीं आती, तो या फिर मुझे कार ड्राइव करने से डर लगता है, तो मैं कभी भी कार ड्राइव करना नहीं सीख पाएंगे। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं कार ड्राइव करना सीख लेती हूँ, तो उसमें अगर मेरा कोई टेस्ट भी होगा या फिर ड्राइविंग कोई टेस्ट होगा, तो वो कार ड्राइव करने का अगर मेरे में कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई विल डू इट, तो मैं कर सकती हूँ। हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो डिजायर है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेगेसी। एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि आप नेट नहीं जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो, जेआरएफ नहीं आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप उस एक्सपेक्टेशन को बिहेवियर और एक्ट में जब कन्वर्ट करते हो तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेगेसी। अगर हम ये सोचे कि मैं तो एग्जाम में जो है फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, तो डेफिनेटली मैं स्टडी भी नहीं करूंगी और गिव अप कर लूंगी, और उससे मेरा परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाएगा। जितना मुझे आता था वो भी जो है वो भूल जाऊंगी। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेगेसी। मैं आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बेटर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 7. Human communication involves which of the following factors? Building symbols, using symbols, manipulating symbols, exclusion of culture, non-use of symbols. Right? ह्यूमन कम्युनिकेशन में कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे? कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वन होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं ओरली, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस टाइप से आपसे हैंड जो है वो मूवमेंट कर रही हूँ या मेरी आईज ब्लिंक हो रही है, तो इस टाइप के जो गेस्चर होते हैं, साइन होते हैं, हम उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज या फिर साइलेंस कम्युनिकेशन, आइदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन में सिंबल, हम सिंबल का यूज करते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिप्स, आईज, हैंड मूव करते हैं, तो हमारा ये सिंबल्स का क्या होता है, बिल्ड होते हैं। सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। यूजिंग सिंबल्स, यस हम सिंबल्स का यूज करते हैं। मैनिपुलेटिंग सिंबल्स, हम मैनिपुलेट भी करते हैं सिंबल्स को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैव यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, दैट वी आर, दैट्स व्हाई वी आर मैनिपुलेटिंग द सिंबल्स। एक्सक्लूजन ऑफ कल्चर, हम कल्चर को कभी भी एक्सक्लूड नहीं करते। नॉन यूज ऑफ सिंबल्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कॉन्स्टेंट होके, न्यूट्रल होके जो है अपने कम्युनिकेट करें ओरली, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, right? ABC is the right answer. Option number 1 is the right answer of question number 7. May I hope कि all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can message me or comments me कि मैम ये concept समझ में नहीं आया. I will try to explain in a better way. Right? Question number 8. Statement वाले question है. Statement number 1 में आपसे बोला गया है. Again communication का question है. Communication language is a means of transmission of our values and social norms. Statement number 2. लैंग्वेज डिफाइंस एंड कम्युनिकेट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। आपके पास में ये ऑप्शन गिवन है, अब ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। सो स्टेटमेंट में कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है मींस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अवर वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स को डिफाइन करती है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो हमारे वैल्यूज, एथिकल बिलीव्स, नॉर्म्स को डिफाइन करती है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। लैंग्वेज डिफाइंस एंड कम्युनिकेट द वर्ल्ड अराउंड अस। यस, एक लैंग्वेज ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने चारों तरफ। तो दैट्स व्हाई बोथ द ऑप्शंस आर राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following are the ancient Indian texts on astronomy? इनमें से कौन से एंशियंट टेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 संख्यकरिक, सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, गृह सूत्रास। तो कौन से एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है? सांख्यकरिका एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। सिद्धांत शिरोमणि एंड सूर्य सिद्धांत are related to the ancient Indian text astronomy. Griha is also not related to the astronomy. Option number 2 is the right answer. Question number 10. Which of the following set of statement best represent the nature and objective of teaching and learning? Option number 1. Teaching is like selling and learning is like buying. Option number B. Teaching is a social act while learning is a personal act. Option number C. Teaching implies learning whereas learning does not imply teaching. Teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is a like receiving it. Teaching is an interaction and is triadic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain. Right? So आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। टीचिंग सिर्फ सेल करना और लर्निंग इज नॉट ओनली फॉर द बाइंग। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब आप देखो ए किस में है, ये ऑप्शन 2 कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या आ गया? फर्स्ट। सिंपल, कितना इजी हो गया ना। ए कट हो गया, राइट। बी सी डी, ए दिया है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, आंसर को फास्ट लाने की कोशिश करो। बट हाँ, एक बार थोड़ा सा चेक कर लो कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो राइट है या नहीं। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास बी सी ई राइट आ रहा है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट।
यस, टीचर क्या करता है? टीच करता है सोशल लेवल पे। लर्निंग क्या है? हमारी पर्सनल एक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, वेर इज लर्निंग डज। टीचिंग का मतलब होता है लर्न करवाना, बच्चों को कुछ सिखाना। लर्निंग का ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप सीख रहे हो तो टीचिंग ही करोगे। कोई इंडस्ट्री में जॉब करेगा, कोई अ, कहीं जॉब करेगा, एमएनसी में जॉब करेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप लर्न करके टीचर ही बनोगे। तो सी इज ऑल्सो राइट। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक अ रिसीविंग इट। इज नॉट कि लर्निंग जो है वो ओनली रिसीव करना ही होता है। तो डी रॉन्ग हो जाएगा। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन। ट्राइडिक, ट्राइडिक नेचर का कैसा होता है? इसमें थ्री होते हैं ट्राइडिक: टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। इसे हम बोलते हैं ट्राइडिक इंटरेक्शन। ट्राइडिक इंटरेक्शन किस किस के बीच में होती है? टीचर, सेकंड स्टूडेंट एंड education. Teaching is an interaction and triadic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. Learning का means होता है active engagement in subject domain. E is the right answer. So question number 10 का आंसर राइट हो जाएगा 1 B C E. May I hope you all are enjoying the session. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. And question number 11: what are the main benefits of using the SSD solid state drive rather than an HDD hard disk drive? ऑप्शन आपके पास गिवन है. HDD uses spinning disk and is thus more reliable. HDD is considerable lighter and has a lower power consumption. HDD access data considerably faster. HDD जो यूज करता है स्पिनिंग डिस्क और मोर रिलायबल. नो, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग. राइट. HDD is considerable lighter and has a lower power consumption. Yes, HDD जो होता है वो लाइट होता है और उसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू द HDD. HDD एक्सेसिबल डेटा कंसिडरेबल, ये जो होता है वो फास्ट होता है. तो बी सी आपके राइट होंगे. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है. To find my way about in a village, I ask a resident for guidance. Which of the following instrument of knowledge is used according to the classical Indian school of knowledge? मुझे जो है अपने गांव में रेसिडेंस जो है, टू फाइंड माय वे अबाउट इन अ विलेज, मुझे विलेज में ये फाइंड करना है, पूछना है कि रुकने के लिए कहीं कोई रेसिडेंस या गाइडेंस. तो अगर मुझे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? वर्ड, टेक्स्ट. इसको बोलते हैं हम शब्द, हिंदी में बोलते हैं शब्द. आंसर आपका यहीं से आ जाएगा. आई आस्क. आस्क मतलब पूछना. अगर मुझे रेसिडेंशियल प्लेस फाइंड आउट करना है, मुझे किसी से पूछना है, तो मैं वर्ड का यूज करूंगी. तो इसे हम इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं शब्दा, वर्बल टेस्टिमोनी. राइट. परसेप्शन, अब मैं ये थ्री थ्री ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष, जो हमारे पास विजिबल है, जिसका हमारे पास प्रमाण है, उसे हम बोलते हैं परसेप्शन. सिमिलैरिटी, दो चीजों में कंपेयर करना, ए और बी दोनों, ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए, मैं दोनों में कंपैरिजन कर रही हूँ, उसे बोलते हैं हम उपमाना. अनुमाना, इन्फ्रेंस, अनुमाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर गार्डन में घास जो है वो गीली है तो मैं ये अनुमान लगा दूं कि बारिश आई होगी. राइट. अगर रास्ते में रोड पर पानी पड़ा है तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर बारिश आई होगी. हो सकता है कि किसी ने जो है वाटर टैंक के थ्रू जो है वो वाटर लीक हो रहा है. तो ऐसे जो अजम्पशंस होते हैं उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंस. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, verbal testimony. Question number 13. Today, on average, we can look forward to a longer lifespan than the generation before us. It is obvious that it has been possibly only and only because of the millions of dedicated doctors who have ensured our good health. Identify the policy committee in the above argument
from the following option: hasty generalization, false cause, slippery slope, appeal to unqualified authority. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आज एवरेज हमारी जो लाइफ है, लॉन्गर लाइफ ऑफ स्पैन, हम जो लाइफ स्पैन कर रहे हैं वो हमारी प्रीवियस जो जनरेशन से उससे ज्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन कर रहे हैं। मतलब हमारी जो लास्ट वाली जो पीढ़ी थी, जो जनरेशन थी, उससे ज्यादा हम लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं। इट्स नॉट करेक्ट। अब ये किसकी, अब हम हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे ज्यादा लाइफ को स्पेंड जो है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मिलियंस ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर जो हमारी गुड हेल्थ के लिए इंश्योर्ड है। ये कह रहे हैं कि हम पिछली पीढ़ी से ज्यादा लाइफ को इसलिए स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर की वजह से, क्योंकि डॉक्टर हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करे। ये कोई रीजन नहीं होता, इसे बोलते हैं हम फॉल्स कॉज। हो सकता है कि अभी जो फूड हम यूज करें वो केमिकल्स पहले ऐसा हो या फिर अभी हम ऐसा यूज करें, तो इट्स नॉट अबाउट द सर्टेन रीजन। इस पॉलिसी को बोलते हैं हम फॉल्स कॉज। अब एक पॉलिसी होती है हैस्टी जनरलाइजेशन। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल ऑफ द हैस्टी जनरलाइजेशन कि हम, एक प्रिया अगर खराब है, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, अगर एक प्रिया खराब है तो मैं ये जज कर लूं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी प्रिया नाम की लड़की है वो सभी जो है वो ठीक नहीं है। इसे हम बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्ट अबाउट द वन सर्कमटेंसेस एंड फॉलो अप इन ओवरऑल सर्कमटेंसेस। स्लिपरी स्लोप, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को बाइक चलाना आता है तो मैं ये जज कर लूं कि उसको ट्रेन भी चलाना आता है, उसको एरोप्लेन भी आता है, उसको कार भी आती है, वो मर्सिडीज भी ड्राइव कर लेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी के अगेंस्ट में अजम्पशंस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा फॉल्स कॉज। इसका आपके सामने आंसर ही आ गया है। चलो अब आपने आंसर देख ही लिया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द न्याया क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच पॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट? साउंड इटर्नल बिकॉज इट इज। साउंड क्या है? ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है और आपसे पॉलिसी पूछी गई है इंडियन लॉजिक की। साउंड इटर्नल है बिकॉज इट इज। साउंड क्या अनंत होता है? नो, ये क्या है? विरुद्ध, अपोजिट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, source of heat geothermal energy are? Option number A, radioactive decay of unstable elements, nuclear fission, magma, temperature gradient inside earth, oceanic circulation। जियोथर्मिक, जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मीन्स होता है अर्थ, थर्मल मीन्स होता है अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, जियो मीन्स अर्थ के नीचे जो हीट होती है उससे जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स, यस, वन इज राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन हम न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैग्मा, मैग्मा का यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी में। टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड अर्थ, यस, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में जो टेम्परेचर होता है उसी के थ्रू जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये कोई ओशनिक सर्कुलेशन नहीं होता है। ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, emission in metropolitan areas of India are industrial sector, domestic sector, transport sector and agriculture sector।
कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, उसकी किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो ट्रैफिक ट्रैफिक में जो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। उसे हम कभी कभी ब्लैक कार्बन या ब्लैक सूट भी बोलते हैं। दैट इज फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following different size particulate matters are required of the for the determination of air quality index in India? टीएम, पीएम का मीन्स होता है पर्टिकुलेट मैटर, यहाँ पे होगा PM1। पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन माइक्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट साइज पर्टिकुलर मैटर हमें रिक्वायर्ड है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए? 2.5 पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन 10 माइक्रोन, टोटल सस्पेंड पर्टिकुलेट मैटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर जो साइज रिक्वायर्ड होता है एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए या ग्रीन इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, तो वो साइज हमारा होना चाहिए 2.5 और 10। अगर वो 1 होता है तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। PM 2.5 एंड PM पर्टिकुलेट मैटर 10 इस इनके बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है या इससे कम होता है तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो 2.5 पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन 2.5, इक्वल एंड लेस देन 2.5, इक्वल लेस देन 10। B and C is the right answer. So question number 17 का second is the right option. Question number 18. How many national missions are there in the National Action Plan on Climate Change? अब आप मुझे ये बताओ कि नेशनल मिशन आर, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कितने मिशंस को डिफाइन किया गया था? कितने मिशन होते हैं इसमें? 8 मिशन, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मैंने आपको 2-3 टाइम्स करा दिया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 गोल होते हैं, MDG। एजेंडा कितना है इसमें? सॉरी, टारगेट, MDG के जो टारगेट है 21। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल है, टारगेट कितने हैं? 169, जो आपके 18 जून वाले एग्जाम में आया है क्वेश्चन, राइट। तो नेशनल प्लान एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन है। अब वो 8 मिशन क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये मिशन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 8 मिशन है इसमें। फर्स्ट जो मिशन है नेशनल नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फर्स्ट सोलर मिशन। सोलर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। नेशनल मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 8 मिशंस आपके दिए गए हैं, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 19. Which of the following types of electricity power plants turbines are not required? कौन से इलेक्ट्रिसिटी पावर में टर्बाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती? जियोथर्मल एनर्जी में टर्बाइंस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये नहीं होगा।
न्यूक्लियर एनर्जी में भी टरबाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रो, सोलर एनर्जी जिसमें हम सोलर पैनल के थ्रू, उसमें सिलिकॉन की प्लेट लगी होती है, हम सोलर एनर्जी सनलाइट के थ्रू जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हमें टरबाइन की जरूरत नहीं होती। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इसमें हमें टरबाइन की रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सोलर एनर्जी not required for the turbines. Last question number 20. Which of the following best describe Web 3.0? Option number 1, user generated online business. Option number 2, based on the intelligent webware application, use natural language processing, collaboration and social media, refers to static text based information वेबसाइट। तो आपसे क्वेश्चन में वेब 3.0 का क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेबवेयर एप्लीकेशन यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वेब 3.0 क्या है, जिसमें हम एआई का यूज करते हैं इंटरनेट वेबसाइट पर, राइट। इंटेलिजेंट वेबवेयर एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इसमें यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, राइट। मे आई होप कि ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए एंड आप जो है, मैं आपको डेली क्विज सेंड करती हूँ कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में जाकर क्विज को डेली सॉल्व कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, या मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।